हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल। हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस के डिफरेंट ऑपरेशंस, मैट्रिसेस के क्लासिफिकेशन ऑपरेशंस के हिसाब से हमें डिस्कस करना है। मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके थे इससे पिछले लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेशन मैट्रिसेस में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा? पहली बात तो जिस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, मान लो ए मैट्रिक्स थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स है ऐसा कुछ, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑपरेशन करेंगे तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज। देखिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें बचपन में सीखी हुई चीज़ें, आपने बेसिक ऑफ मैट्रिसेस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं बस मैं उनको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए ट्रांसपोज हम करेंगे तो ऐसा होगा, जो फर्स्ट कॉलम रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। इस तरीके से मींस रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से। तो अगर इसका ओरिजिनल में ऑर्डर m क्रॉस n था, मींस m नंबर ऑफ रो थी और n नंबर ऑफ कॉलम्स थे, तो जो m रो थी वो अब कॉलम्स बन गए होंगे और जो n कॉलम्स थे वो अब रो बन गए होंगे। तो इसका ऑर्डर अब चेंज होकर के अपोजिट होकर के n क्रॉस m हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। मतलब कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों केसेस में हम ट्रांसपोज ऑपरेशन कर सकते हैं उस मैट्रिक्स का, इस तरीके से बन जाएगा। अब ट्रांसपोज ऑपरेशन आपको पता ही होगा, बचपन से जाना पहचाना है ये हमारा। ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग हम मैट्रिसेस को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए, ठीक है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस, ये क्वेश्चंस में वर्ड लिखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बातचीत कर रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम जानते हैं कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं। उसी तरीके से इस ट्रांसपोज ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो सकता है। फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स हो सकती है मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? अगर कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करें तो ऑर्डर चेंज होता है ना, बिल्कुल बात है, ऑर्डर चेंज होता है। इसका ट्रांसपोज करें और सेम रहे मैट्रिक्स, देखिएगा अगर ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 का। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने के लिए पहली बात तो दोनों की साइज तो सेम हो। साइज कहाँ से सेम हो सकती है? अगर मैं कह रहा हूँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर ऐसा होता है 3 क्रॉस 3 तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती कि हाँ साइज तो सेम है। साइज सेम होने के साथ साथ अगर सारे के सारे एलिमेंट्स भी सेम होते 1 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट, 1 3 एलिमेंट एंड सो ऑन 2 1 2 2, सारे एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, तो आप बोलेंगे दोनों मैट्रिसेस सेम है। तो आप कह सकते हो अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो एक किस तरह की मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स में के लिए। तो आप कह सकते हो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये वाली बात डिस्कस कर रहे हैं हम। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आप साथ में अपने नोट्स में मेंशन कर ही सकते हैं। देन मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं आपको मैंने रिलेशनशिप तो बता दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है। आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि एक एग्जाम्पल तो बताओ, चलिए ऐसा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि किस तरह की इसकी होगी मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो मैट्रिक्स A है 2 -1 6 3। भाई हमें होना यह था कि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती थी, इसलिए मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया। अगर इसका ट्रांसपोज करूं मैं ए ट्रांसपोज, तो ऐसा होगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगा, जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगा। दोनों के ऑर्डर तो सेम है 2 क्रॉस 2। ये वाला एलिमेंट तो इस एलिमेंट के इक्वल है, बिल्कुल है। ये वाला एलिमेंट भी इक्वल है, लेकिन क्या ये एलिमेंट्स इक्वल है या क्या ये एलिमेंट्स इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स दोनों इक्वल कह सकते हैं क्या? हम नहीं कह सकते इनको। ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इक्वल होने चाहिए थे। अब एक और मैं 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लो है ए बी सी, कुछ भी हो सकते हैं, डी ई एफ जी एच आई, ये एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ए ट्रांसपोज करता हूं तो देखिएगा जो फर्स्ट रो होगा वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो एलिमेंट्स सेकंड कॉलम, और थर्ड रो एलिमेंट्स थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स बनेंगे। अगर हम फोकस होकर के देखें
तो ये एलिमेंट तो खैर सेम है, ई एंड ई सेम है, आई एंड आई सेम है, मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो ऑलवेज सेम होंगे ही होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स पर आप फोकस करें तो सेम होने ही होना है, क्योंकि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो चाहे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बात करें हम या फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बात करें, सेम होना है। रो को जब आप कॉलम में चेंज करोगे ये तो सेम पोजीशन पे आएगा। सेकंड कॉलम को अगर आप सेकंड रो में बनाओगे तो ये जो एलिमेंट जा रहा होगा ये तो सेम आएगा। मीन्स ट्रांसपोज करने पर, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तो अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के लिए इनसे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं। लेकिन ये सेम नज़र नहीं आ रहे हमें। अगर बी और डी सेम होते, बी और डी सेम होते मतलब ये दोनों सेम होते, तो आप डी की जगह बी कर दो, बी की जगह डी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सी और जी हमें सिमेट्रिक होने के लिए सेम चाहिए, सी और जी सेम होने का मतलब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स में और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए थे। ऐसे ही चलिए, ये डी की जगह बी, बी की जगह डी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी और डी सेम। अगर मैं बोल देता हूँ बी और डी सेम है तो ये दोनों सेम है, साथ साथ ये दोनों भी सेम है। मैं बोल देता हूँ सी एंड जी सेम है तो ये भी तो सेम हो गए, ठीक है। आई तो खैर दोनों में सेम होना है। अगर ये दोनों भी सेम होते, एफ की जगह एच होता, एफ इक्वल टू एच होता, तो आप कह रहे थे एच की जगह एफ हो जाए, एफ की जगह एच हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो ऐसे कह सकते हैं डायगोनल एलिमेंट को तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उन पर फोकस करें अगर हम, तो A12 मस्ट बी इक्वल टू इसके इक्वल, क्योंकि यही पहुंचना है ना यहाँ पे A21। ऐसे A13 मस्ट बी इक्वल टू A31। ऐसे अगर आप ध्यान दें यहाँ पर ये है A23 मस्ट बी इक्वल टू A32। सही बोला ना मैंने? अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कमेंट करें तो ऐसे कह सकते हैं, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज Aij मस्ट बी इक्वल टू Aj फॉर ऑल द केस व्हेन i नॉट इक्वल टू j। और i और j जब सेम ही है तो ij बोलो ji बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं आपसे कहता हूँ एक और एग्जांपल लिख दीजिए। चलो, ये तो मैंने ABCD के फॉर्म में समझाया था, एक एग्जांपल लिख दीजिए 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो मेरा एग्जांपल के अलावा आपका नया एग्जांपल बन करके आना चाहिए। मेरी कॉपी मत करना, पॉज लीजिए, खुद का एक एग्जांपल 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल निकाल करके लेके आइए। मेरे कॉपी मत करिएगा, फिर आप चेक करिएगा। चलिए, मैं आपने बनाया होगा अपना एग्जाम्पल, चेक कर पा रहे होंगे आप वो सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैंने इन पर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पर रखा मैंने वो बाउंड हो गया। अब ये होना चाहिए सेम, जो एलिमेंट यहाँ रखा, सॉरी, वो एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ पे हुआ वो एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। ऐसा करते हुए अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, इसका ट्रांसपोज कर लूँ, सेम यही बन के आएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये समझ में आता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी हों, जीरो हो, नॉन जीरो हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो Aij इक्वल टू Aj को फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। कंडीशन ये फॉलो करेगी, A ट्रांसपोज इक्वल टू A नहीं बल्कि A का नेगेटिव हो। A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A, मतलब एक मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर दें तो सेम वही मैट्रिक्स ना रहे बल्कि उसका नेगेटिव बन करके आ जाए। इससे पहले तो हम ट्रांसपोज कर दें तो सेम मैट्रिक्स बन के आ जाए, ऐसा कहते थे। चलिए, तो एक एग्जांपल मैं समझता हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स है ऐसा 2 -1 3 6। आप इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसा होगा, ये एलिमेंट यहीं रहेगा, ये एलिमेंट यहाँ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी ना, क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो ये एलिमेंट तो अपनी पोजीशन पर ही रहने हैं। अगर ये +2 है तो +2 ही होगा, अगर -2 होता तो -2 हो जाता। मतलब ये एक दूसरे के नेगेटिव तो कैसे हो सकते हैं? जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट तो यहीं पे प्लेस्ड रहने, तो एक दूसरे के नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर ये होता +1 तो ट्रांसपोज होने के बाद यहाँ पर पहुँचता +1। देखिएगा ये +1 -1 एक दूसरे का नेगेटिव है, +1 -1। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका पोजीशन इसकी जगह और इसका पोजीशन इसकी जगह आना चाहिए और हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए एक दूसरे का नेगेटिव रहे तो काम हो जाएगा हमारा। लेकिन इनका क्या करें, इनको नेगेटिव कैसे कर पाएंगे? ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव थोड़ी हो जाते हैं एलिमेंट, ट्रांसपोज करने पर डायगोनल एलिमेंट अपने ही प्लेस पर रहते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन है हमारे पास कि ये 0 हो, तो 0 का नेगेटिव, तो 0 को बोल सकते हैं आप। ध्यान से देखिएगा, अगर डायगोनल एलिमेंट प्योर 0 है तो 0 इज नेगेटिव ऑफ 0, और ये इसका नेगेटिव होगा क्योंकि ये एक दूसरे का नेगेटिव था। ये एलिमेंट यहाँ प्लेस हुआ है और ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव थे, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे ही होंगे।
तो आप कह सकते हो अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ कंडीशन ऐसे बननी चाहिए कि अगर मैट्रिक्स ये है तो जो भी डायगोनल एलिमेंट है, मैं 3x3 की मैट्रिक्स समझ रहा हूँ, वो तो होने चाहिए 0, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जहाँ जो एलिमेंट यहाँ पे है उसका नेगेटिव होना चाहिए। ये एलिमेंट यहाँ है, इसका नेगेटिव यहाँ होना चाहिए, ये एलिमेंट यहाँ है, इसका नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो सेम ये मैट्रिक्स का नेगेटिव बन के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेस पे यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, एक दूसरे का नेगेटिव नजर आएंगे, ये प्लेस चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, ऐसा होगा ना, और ये अपने प्लेस पर रहेंगे, 0 का नेगेटिव 0 रहेगा ही रहेगा। तो आप कह सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये होती है कि AIJ और AJI एक दूसरे का नेगेटिव हो फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, एंड साथ साथ कंडीशन ये भी है कि AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू J। I और J जब सेम है 1 1 2 2 3 3 तो AIJ की वैल्यू 0 आनी चाहिए। I और J जब सेम नहीं है 1 2 तो वो 2 1 के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, 1 3 3 1 के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुई होगी बात ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोज ऑपरेशन से रिलेटेड ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? इफ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। हालांकि ट्रांसपोज ऑपरेशन तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी किया जा सकता है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ उसी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो ए मैट्रिक्स है 3x3 की, ए ट्रांसपोज कितने ऑर्डर की होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स माना हूं मैं, इसलिए 3x3 कंसीडर कर रहा हूँ, 3x3। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है? नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। ए के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रो सेम है ना, पॉसिबल है। और रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना आएगा? 3x3, मीन्स ए ट्रांसपोज 3 भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको याद आ रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी। अगर आप ए मैट्रिक्स ऐसी है कोई कि अगर उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल याद आ रही होगी ना। मान लो 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसा होती थी, ऐसा कुछ आ जाए तो हम बोलेंगे दैट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं होगा कि उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, बट फॉर सम ऑफ द मैट्रिक्स इट कैन बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, एंड दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमने ट्रांसपोज ऑपरेशन समझा। ट्रांसपोज अगर क्वेश्चन में कहीं पर करने की जरूरत पड़ी तो क्या होता है, हमें समझ में आ गया है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की जगह नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो की जगह चेंज हो जाते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें सेम मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ये समझ चुके हम। और इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस में यूज में आता रहेगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चंस में कहीं कहीं पर कभी कभी पूछा गया है। क्वेश्चंस डायरेक्ट क्या पूछेंगे वो कंसेप्ट समझते समझते क्लियर होगा, तो ये चीज़ और समझते हैं हम एक बार। तो क्या ये कंसेप्ट देखिएगा, ये मैट्रिक्स है। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आप देखेंगे कि ये नेगेटिव है बट ये सेम है। सिमेट्रिक होती तो ये सेम होने चाहिए थे, सेम है ना, जैसे ये और ये एलिमेंट 1 3 और 3 1 सेम है, 2 3 और 3 2 सेम है, बट 1 2 और 2 1 सेम नहीं है, एक दूसरे के नेगेटिव है। सिमेट्रिक तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक होती तो 1 2 और 2 1 एक दूसरे के नेगेटिव होने के साथ साथ 1 3 और 3 1 भी एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए थे, 2 3 और 3 2 भी एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए थे। याद आ रहा है ना। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो नेगेटिव कैसे बन पाएगा? अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो नेगेटिव होने चाहिए। साथ साथ में एलिमेंट 0 होने चाहिए। एक तो एलिमेंट 0 है बट सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए थे। अगर एक भी ऐसा रह गया तो हम ए का नेगेटिव तो नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, ये होता 6 ये होता -6, ये होता 3 ये होता -3, लेकिन ये 0 नहीं है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो पाएगी। मतलब ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, ये जनरल ऐसे ही कोई मैट्रिक्स है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में से कुछ हो सकता है ना सिमेट्रिक हो ना स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इसके लिए एक थ्योरम है। क्या है थ्योरम? एनी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस, एज सम ऑफ मतलब दो मैट्रिसेस का एडिशन हो सकता है। टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये जनरल मैट्रिक्स है, ना तो ये सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक।
मतलब ये ओरिजिनल में जनरली सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक नहीं है, बट ये दो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक के एडिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है थ्योरम में। अब इसको प्रूफ और करके बता दूं मैं कि हाँ ऐसा कैसे है, तो समझिएगा। मान लो ये ए मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं बी कंसिडर कर रहा हूँ, लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इस बी मैट्रिक्स के बारे में कमेंट करना है मुझे, तो बी का ट्रांसपोज करना होगा। अच्छा, अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑपरेशन। अच्छा, एक बात समझिएगा, जहाँ कहीं पे भी प्रॉपर्टीज़ की बात आ जाए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपके माइंड में रहीं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस में उसको यूज में ले लेंगे हम। क्या प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑपरेशन की? अगर आप एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें तो अगेन वही मैट्रिक्स ए आ जाएगी। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम कॉलम रो चेंज किए, फिर वापस ट्रांसपोज किए, वापस रो कॉलम कॉलम रो चेंज कर दिए तो अगेन मैट्रिक्स ए आ जाएगा ना। समझ में आने वाली बात सीधी सीधी। अगर एक मैट्रिक्स ए की बजाय उसमें ऐड करके एक नई मैट्रिक्स बना दी ए प्लस बी, नई मैट्रिक्स बनेगी ना, उस नई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें अगर हम, तो ट्रांसपोज ऑपरेशन ये बोलता है कि हम चाहें तो अकेले इंडिविजुअल ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ऐड करते तो भी रिजल्ट सेम यही बनेगा, ठीक है। थर्ड, अगर मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, रिजल्टिंग नई मैट्रिक्स जो आ रही है उसका ट्रांसपोज करें, तो प्रॉपर्टी ये बोलते हैं कि हम चाहें तो दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल ट्रांसपोज कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज अलग, बी का ट्रांसपोज अलग, लेकिन ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। आपको याद आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हमने समझा है कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन और ए और बी का इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है ऑलवेज सेम हो, कभी किसी केस में बाई चांस सेम हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ऐसा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप ए बी की जगह बी ए तो कर नहीं सकते, बट ए बी के ट्रांसपोज की जगह बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जरूर करना है। इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज किया तो इक्वल नहीं होगा, बल्कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल सीधे सीधे बोलता हूँ। मान लो ए है 3x2 का, बी था 2x3 का या 2x4 का। ए बी पॉसिबल होगा ना, दोनों सेम है। ए बी जो ऑर्डर बनेगा उसका ऑर्डर होगा ए बी का 3x4। आप ए बी करने के बजाय ए बी का ट्रांसपोज करें तो रिजल्टिंग का ऑर्डर कितना बनेगा ए बी के ट्रांसपोज का, अगर इसका ए बी का ट्रांसपोज का, ये तो ए बी का ऑर्डर था, ए बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना बन जाएगा 4x3, उल्टा हो जाता है ना। अब अगर मैं बी का अलग से ट्रांसपोज करूं तो 4x3 बनेगा, 4x2। ए का अलग से ट्रांसपोज कर दूं तो ये 2x3 बनेगा। पहली बात तो क्या ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज पॉसिबल भी था क्या? ए ट्रांसपोज पहले आ रहा है तो ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम बी ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, तो ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज तो पॉसिबल ही नहीं था, बट बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज पॉसिबल है, दोनों सेम है और 4x3 ऑर्डर हो जाएगा। क्या ए बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 4x3 आ रहा है और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 4x3 आ रहा है, तो ये सेम होंगे लेकिन ऑर्डर जरूर चेंज करना होगा, ये माइंड में रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑपरेशन की, ये माइंड में रहनी चाहिए, हमारे क्वेश्चंस में भी बहुत यूज में आएंगी। अब ध्यान समझना, मुझे ये जो बी मैट्रिक्स है मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जगह मैंने बी प्लस सी लिख दिया। अब मैं जानता हूँ, मेरे को तो नॉलेज है, आप भी थोड़ी देर में जान जाएंगे। ये बी और सी में से एक तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थ्योरम बोलती है, बट ये होंगी क्या, ये बी क्या होगी और सी क्या होगी, यही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि ये सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक कौन सी होगी। तो मैं कंसिडर किया मैंने बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर b इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज हुआ तो b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, b का ट्रांसपोज मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी सीख के चुके हम प्रॉपर्टी, अगर एक मैट्रिक्स के बजाय उनके एडिशंस का ट्रांसपोज हो तो इंडिविजुअल का ट्रांसपोज हो जाता है, तो ए का अलग से ट्रांसपोज हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का अलग से ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी सीख के चुके हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स अगेन सेम मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज प्लस ए। अच्छा, ए ट्रांसपोज प्लस ए बोलें या ए प्लस ए ट्रांसपोज बोलें, इसमें तो कोई ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये बोल सकते हो इट इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। और ए प्लस ए ट्रांसपोज बी था क्या, मीन्स यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल के आया कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ रहा है। बी का ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो मीन्स मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पर बी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अच्छा, अब अगर इसी की बजाय मैं इसका हाफ भी कर देता
तो हाफ मल्टीपल में चलता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ट्रांसपोज करने से मल्टीपल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता। ये इसका मतलब आप कहते सकते थे हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस। मैंने जो बी कंसिडर किया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज भी बोल गया हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए, और हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए मीन्स हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मीन्स बी। हाफ क्यों किया ये थोड़ी देर में क्लियर होगा। तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ रहा है। चलिए सी में कंसीडर कर लेता हूँ, लेट सी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलो इसमें भी हाफ मल्टीपल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ट्रांसपोज करने से। अब सी के बारे में मुझे अगर ये पता करना है कि सिमेट्रिक्स कहीं सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स पता करनी है कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में से तो कुछ नहीं है, तो ट्रांसपोज करिए उसका, सी का ट्रांसपोज करें। और अगर ये सी के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक, और माइनस ऑफ सी के इक्वल आया तो हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए तो करते हैं ट्रांसपोज। इस सी का ट्रांसपोज करने का मतलब होगा इसका ट्रांसपोज करना, और इसका ट्रांसपोज मतलब हाफ का तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हाफ मल्टीपल में रहेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा ए का अलग से ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स ए ट्रांसपोज माइनस ए को ए माइनस ए ट्रांसपोज तो नहीं लिख सकते हम, बट नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना। और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ क्या था, सी था, तो ये बन गया माइनस ऑफ सी। सी ट्रांसपोज आ गया माइनस ऑफ सी के इक्वल, मीन्स सी ट्रांसपोज इज सॉरी सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ सी के इक्वल आ रहा है, मीन्स सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी थी सिमेट्रिक जो हमने कंसीडर किया, और सी है स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए ये जो हमने कंसीडर किए बी और सी वो तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बी प्लस सी ए के इक्वल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप बी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को सी मीन्स हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए मीन्स ए, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए आ गया। मीन्स आप कह सकते हो जो बी हमने कंसीडर किया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी हमने कंसीडर किया हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों का एडिशन ए के इक्वल आ रहा है, इसलिए बी प्लस सी इक्वल टू ए बोला जा सकता है, और बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। क्लियर हुई होगी बात है। ट्रांसपोज ऑपरेशन समझ में आ गया, हमें कैसे करना है पता ही था, बचपन से हमें जानकारी थी इसके बारे में, ठीक है। ट्रांसपोज ऑपरेशन क्या कौन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है समझ में आ गया, हमने डिफाइन करना समझ में आ गया हमें, और पहचानना समझ में आ गया हमें क्या जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 3 2 3 ये सेम होने चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक दूसरे के नेगेटिव होने साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। उसके अलावा हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझा, अगर दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये थ्योरम हमने समझ ली है, ठीक है। प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक ऑपरेशन और समझते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑपरेशन, ठीक है। देखते हैं चलिए इसको। चलिए इसको समझने के लिए मैंने दो मैट्रिसेस कंसीडर किए हैं ए एंड बी। ये जो ए मैट्रिक्स है अगर मैं कहूँ इसका कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट करना तो जानते हैं ना हम, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस जे, इसका अगर आप कॉन्जुगेट करोगे, कॉन्जुगेट को ऐसे स्टार से शो करते हैं, ये क्या हो जाता है 5 माइनस जे, ऐसे होता है ना। जो भी इमेजिनरी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, उसका साइन चेंज कर दो, रियल पार्ट का कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स के बारे में बात करें, आपको याद आ रहा होगा हमने एलिमेंटल वैल्यूज के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था, मैट्रिक्स इज रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, हर एलिमेंट प्योर रियल है ना, लेकिन बी में कोई भी एक भी एलिमेंट अगर इमेजिनरी पार्ट के साथ आ गया, हालांकि यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अगर ये रियल मैट्रिक्स है, इसका कॉन्जुगेट करूँ मैं, कॉन्जुगेट करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट करने पर रियल पार्ट का तो कोई साइन चेंज नहीं होता, रियल पार्ट सेम रहता है। लेकिन कॉन्जुगेट जो हो चुका है, अब इसका ट्रांसपोज करूं मैं तो हो जाएगा 2 - 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसा हो जाएगा। मींस रियल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करता, या मैं सीधे इसका ट्रांसपोज करता, एक ही बात है ना, ट्रांसपोज भी तो ये आता ए ट्रांसपोज। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, जैसे इसका कॉन्जुगेट करें हम तो -3 प्योर रियल है, 2 + j का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - j, यहाँ इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, यहाँ इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, ये तो हुआ कॉन्जुगेट। अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करूंगा मैं तो -3 6j, 2 - j 5 + 2j, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करता अगर केवल मैं बी ट्रांसपोज, तब तो ये ऐसा होता -3 2 + j -6j 5 - 2j,
मतलब रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करो या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करना मींस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें और सिंपल ट्रांसपोज करें, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जो सिंपल ट्रांसपोज हो चुका है अगर बाद में कॉन्जुगेट करूं, मैं पहले मैंने कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज किया था, मैं बाद में कॉन्जुगेट करूं तो देखना क्या बनेगा, वो अलग है, हम इस पर फोकस कर रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -3 प्योर रियल था, ये 6j, ये हो जाएगा 2 - j, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज ऐसा। ध्यान से देखिएगा ये जो आ रहा है क्या ये सेम है, -3 6j 2 - j 5 + 2j, बिल्कुल सेम है। कंक्लूजन ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है अगर, तो उसका मान लो ये मैट्रिक्स है वो कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट किया जाए, एक ही बात है। और इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज, इसको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोलेंगे हम। और इन जनरल अब आगे से रिप्रेजेंट करेंगे, ए पावर में थीटा लिखना का मतलब होगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दिया हमने। थीटा मतलब ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, एक ही बात है। तो एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑपरेशन समझ में आ गया। ट्रांसपोज जो हम पहले से जानते थे वो तो करना ही करना है, साथ साथ में एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट भी करना है। तो आप कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज होने के बाद जो रिजल्ट आ गया उसके एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट कर दो, एक ही बात है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं मैट्रिसेस का वो समझते हैं। फर्स्ट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी कुछ कुछ वैसे ही है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर रहे हैं और सेम वही मैट्रिक्स आ रही है तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर रहा हूँ और मैट्रिक्स रियल ही है, मान लो मैट्रिक्स रियल ही है, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करूँ या ट्रांसपोज करूँ एक ही बात है, अभी समझा ना हमने। फिर तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा। मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स का कंडीशन तो है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके सेम आए, मैट्रिक्स सेम रहे तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैट्रिक्स रियल हुई तब ट्रांसपोज लिखना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखना है, तो वो हर्मिशियन भी होगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स हुई तो केवल ट्रांसपोज करना अलग चीज हो जाती है, हम समझ चुके हैं, और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करना बिल्कुल अलग होता है। तो हम सिमेट्रिक को हर्मिशियन है ऐसा नहीं कह सकते, बट हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, ये क्लियर सी बात है अगर वो रियल है तो। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो हर्मिशियन जरूर होगी। लेकिन अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो क्या पता वो रियल ना हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो वो सिमेट्रिक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आती होगी बातें। चलिए तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स रहे तो कैसा कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। मान लो एक मैट्रिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ही लेकर के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि रियल को तो हम समझ चुके थे, ट्रांसपोज इक्वल टू A तो क्लियर था ये हमें, 5 - j 2j 6 + 2j। चलिए आप अगर इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर रहे हैं तो एक स्टेप में करते चलते हैं हम। ये एलिमेंट इधर आएंगे लेकिन साथ साथ कॉन्जुगेट होके, क्योंकि ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी करना है, 5 + j। ये एलिमेंट इधर आएंगे लेकिन साथ साथ में कॉन्जुगेट होकर के 6 - 2j। भाई अब ये इक्वल कैसे हैं? हाँ, ये वाला एलिमेंट इक्वल है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये एलिमेंट तो इक्वल है ही नहीं। ये एलिमेंट इसके इक्वल तब हो सकता था, यहाँ पे जो एलिमेंट आया वो यह है। ये एलिमेंट जब इधर आए साथ साथ में कॉन्जुगेट भी हो रहा है, तो कॉन्जुगेट होने के बाद इसका इक्वल रह रहा है। ये एलिमेंट इधर आ रहा है, कॉन्जुगेट होकर के आ रहा है ना, तो इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट अगर इसके इक्वल होता तो ये सेम नजर आते। मतलब अब थोड़ा आइडिया लगा हमें, समझिएगा, मैं समझूं अगर, तो यहाँ जो एलिमेंट है 5 + 3j हुआ मान लो, ये वाला एलिमेंट तो इधर पोजीशन पे पहुंचेगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होने पर, इस पोजीशन पे पहुंचेगा, और इधर वाला एलिमेंट इसकी पोजीशन पे आएगा। और हम चाहते हैं कि वो इधर आने के बाद सेम नजर आए, बट कॉन्जुगेट हो क्या आएगा, तो यहाँ पर एलिमेंट जो है सेम, अगर मैंने ये लिखा और केवल ट्रांसपोज कर रहे होते तब तो इसके इक्वल आता, लेकिन कॉन्जुगेट हो क्या आना है, तो मैं इसका कॉन्जुगेट लेकर के चलूँ पहले से ही। तो 5 - 3j का कॉन्जुगेट होकर के 5 + 3j इधर आएगा, और 5 + 3j का कॉन्जुगेट होकर 5 - 3j इधर आएगा, सेम सेम हो गए। चलिए इधर वाले एलिमेंट यहीं पर रहते हैं, बट कॉन्जुगेट होकर के, कॉन्जुगेट होने के बाद एलिमेंट जो यहीं पर रहे वो सेम रहे, जैसे ये 2 था ये 2 रहा, लेकिन ये था तो नहीं, सेम नहीं रहा। मतलब ये एलिमेंट कॉन्जुगेट होने के बाद, भाई पोजीशन तो इसकी ही रहनी है, कॉन्जुगेट होने के बाद भी सेम नजर आए। कब ऐसा नजर आ सकता है? जब ये प्योर रियल एलिमेंट हो या तो या जीरो।
भाई 0 का कॉन्जुगेट तो 0 होता है, या प्योर रियल एलिमेंट है अगर तो 5 का कॉन्जुगेट तो 5 ही होगा। इधर वाला एलिमेंट यहीं पे आएगा लेकिन कॉन्जुगेट होकर के, या तो ये 0 होता, 0 कॉन्जुगेट 0, या फिर ऐसा होता प्योर रियल कुछ -2 का कॉन्जुगेट -2। अगर इमेजनरी पार्ट कुछ भी आ गया, थोड़ा सा भी इमेजनरी आ गया, तो फिर उसका तो साइन चेंज होना होगा, फिर साइन चेंज होकर सेम कैसे रह सकती है कोई वैल्यू, इसलिए इसका प्योर रियल होना जरूरी था। कंक्लूजन क्या निकल के आया हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए? हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट, ये या तो 0 हो या प्योर रियल हो। फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आए? Aij मस्ट बी प्योर रियल और 0 फॉर ऑल i = j, जब i और j सेम है। और जब i और j सेम नहीं है उसके बारे में कमेंट करें हम तो क्या है, Aij और Abi सेम होने चाहिए हैं या एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। कॉन्जुगेट होकर के पहुंचेगा ना यहाँ पर, तो क्या है Aij Aj के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। Aij = कॉन्जुगेट ऑफ Aj फॉर ऑल i ≠ j। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन बन करके आगे, जैसे वहाँ सिमेट्रिक का कंडीशन होता था ट्रांसपोज के लिए, वैसा यहाँ हर्मिशियन का है A θ = A। ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, जैसे वहाँ स्क्यू सिमेट्रिक होता था, ऐसे यहाँ पे होगा स्क्यू हर्मिशियन। देखते हैं चलो इसको। जब मैंने आपको बता दिया जैसे वहाँ स्क्यू सिमेट्रिक होता था वैसे स्क्यू हर्मिशियन है, तो वहाँ पे A ट्रांसपोज = -A बोलते थे हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। यहाँ A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज = -A हुआ तो हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आप जानते हैं कि जब हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट वहीं रहते हैं। मैं 3x3 का एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स वहीं रहने वाले हैं, बट कैसे? कॉन्जुगेट होकर के। आप चाहते हैं डायगोनल एलिमेंट मान लो ये है, ये यहीं रहेगा। मान लो ये अगली रो का डायगोनल एलिमेंट है 3, ये यहीं रहेगा। ये -1, ये यहीं रहेगा। आप चाहते हैं कि ये इसके नेगेटिव हो। आप चाहते हैं ना A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो A के नेगेटिव हो। 5 का नेगेटिव -5 होना चाहिए ना, लेकिन ये तो 5 है, हो ही नहीं सकता। 5 का कॉन्जुगेट भाई ट्रांसपोज करें अगर हम, तो डायगोनल एलिमेंट तो वहीं रहना है पोजीशन पे, तो इनकी पोजीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ट्रांसपोज से, लेकिन कॉन्जुगेट करके करना है। और 5 रियल का कॉन्जुगेट तो 5 होगा, लेकिन अगर ये 5j होता तो ये कॉन्जुगेट होता साथ साथ में -5j। इसकी पोजीशन यहीं रहती, लेकिन अगर ये इमेजिनरी के साथ होता तो ये नेगेटिव होकर के आ जाता। ये इमेजिनरी -j होता तो ये +j हो जाता। देखिएगा ट्रांसपोज होने पर पोजीशन सेम रही, बट नेगेटिव कॉन्जुगेट होने की वजह से इमेजिनरी वैल्यू अपोजिट साइन के साथ होगी। हम यही तो चाहते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव हो, A θ A के नेगेटिव के इक्वल हो। लेकिन केवल इन एलिमेंट से भी काम नहीं चलेगा, बाकी एलिमेंट की भी बात करते हैं। यहाँ वाला एलिमेंट मान लो 5 + 3j है, ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे, लेकिन कॉन्जुगेट होकर के मीन्स 5 -3j। आप चाहते क्या है? A θ जो आना चाहिए वो A के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, मतलब यहाँ वाला एलिमेंट इस एलिमेंट का नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ जो एलिमेंट नजर आना चाहिए था वो -5 + 3j होना चाहिए था। अगर यहाँ वाला एलिमेंट -5 + 3j होता तो ध्यान से देखना, A θ करने पर इस एलिमेंट का आपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे 5 -3j आया, नेगेटिव आया कि नहीं आया? नहीं है। और ये एलिमेंट यहाँ पहुँचता, ये एलिमेंट यहाँ पहुँचेगा कॉन्जुगेट होके तो पहुँचेगा -5 -3j। देखिएगा ये नेगेटिव है कि नहीं है? बिल्कुल है, काम बन रहा हो नजर आ रहा है हमारा। चलिए यहाँ एलिमेंट मान लो है 2j, ये एलिमेंट पहुँचेगा इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पर पहुँच करके बनेगा -2j। कॉन्जुगेट भी तो होता है ना, ये इसका नेगेटिव होना चाहिए तो यहाँ होना चाहिए था 2j। समझ में आया बातें? चलिए यहाँ एलिमेंट है मान लो -6। अच्छा एक बार, ये 2j माइनस, यहाँ 2j था वो यहाँ कॉन्जुगेट होकर के पहुँचेगा -2j। चलिए यहाँ -6 था, ये एलिमेंट जो है यहाँ पहुँचेगा और ये इसका नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पहुँचेगा कॉन्जुगेट होकर। -6 का कॉन्जुगेट तो -6 होता है, बट इसका नेगेटिव होना चाहिए तो +6 होना चाहिए था यहाँ पे। और जो +6 अगर यहाँ पे होना चाहिए था तो वो यहाँ पे पहुँचेगा कॉन्जुगेट होकर, 6 का कॉन्जुगेट 6। आप ध्यान से देखें, ये एलिमेंट नेगेटिव हमने डायगोनल वाले तो चेक समझ लिए थे कि प्योर इमेजिनरी होने पर या तो या 0 का नेगेटिव 0 होता है, 0 होने पर भी चलेगा। बाकी इन एलिमेंट का देखना, ये नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, यहाँ पे देखिएगा अगर बिल्कुल नेगेटिव है, यहाँ देखिएगा बिल्कुल नेगेटिव है, यहाँ देखें बिल्कुल नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्या कंक्लूजन समझ में आया? जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो प्योर इमेजिनरी हों, क्योंकि कॉन्जुगेट होने के बाद नेगेटिव हो जाएंगे वो। अगर रियल पार्ट हुआ तो कॉन्जुगेट होने के बाद कोई साइन में चेंज होना, हमें नेगेटिव चाहिए। साथ साथ में जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इन कंडीशन को फॉलो करने चाहिए कि इसका रियल पार्ट अपोजिट साइन का हो और
अपोजिट साइन का हो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम साइन का हो। कॉन्जुगेट होने पर उल्टा होता है, रियल पार्ट सेम साइन का रहता है और इमेजिनरी पार्ट अपोजिट साइन का होता है, मीन्स ये कॉन्जुगेट का नेगेटिव है। इसका कॉन्जुगेट करते तो 5 - 3 जाता ना, इसका अगर नेगेटिव करोगे तो -5 + 3 जाएगा, मीन्स ये देखिएगा ये कॉन्जुगेट का नेगेटिव आ रहा है। कंक्लूजन ये निकलता है Aij मस्ट बी प्योर इमेजिनरी और 0 फॉर ऑल i = j। ये तो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कमेंट हो गया। एंड Aij मस्ट बी इक्वल टू Aj के कॉन्जुगेट के इक्वल नहीं चाहिए, बल्कि कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप बोलोगे ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। अब आपका काम है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी तरफ से एक 3x3 की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 की, नई कोई नई हर्मिशियन मैट्रिक्स 2x2 की एक और एक 3x3 की, और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एक 2x2 की और एक 3x3 की खुद से बना के देखनी है। अगर आप बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया अच्छे से। चारों बना पाने चाहिए आप, 3x3 का 2x2 का दोनों बना लीजिए, नहीं तो 3x3 का तो बनाइए चारों के चारों। अगर आप बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, काम बनता जा रहा है हमारा, आगे बढ़ते चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें। नेक्स्ट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। आपको कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के अलावा हमने समझा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे वहाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता था ऐसे यहाँ यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते थे उस मैट्रिक्स ए को। अगर उस ए मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल की जगह उसको बोलेंगे हम यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल का रिलेशनशिप याद रहा हमें तो यूनिटरी का भी याद रहेगा। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं ऑर्थोगोनल और यूनिटरी से रिलेटेड, इसलिए इसको समझ के माइंड में रखना है हमें। माइंड में रखिएगा, क्वेश्चंस करते टाइम पे ये वर्ड अगर दिख जाएगा तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो लगे रहेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स और ऐसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल एक बार वापस से याद दिला दे रहा हूँ मैं। अगर एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आ जाए, मैट्रिक्स एक को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो दैट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए को अगर उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। चलिए, ये हमने कुछ ऑपरेशंस समझे, इन ऑपरेशंस के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन समझा। अभी इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस और रह गए हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशन, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड भी अगर कुछ किसी तरीके के क्लासिफिकेशंस बन सकते होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करेंगे हम, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक वाला पार्ट जो है वो करीब करीब अभी और 2 या 3 लेक्चर रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रैंक, और फिर उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।